अपने सभी देखने वालों को मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़े ही ख़ास अंदाज में आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद है। आप इन्हें जानते ज़रूर होंगे, और इसलिए जानते होंगे कि ये भी रफ़ी साहब के बहुत बड़े परस्तार हैं। और न सिर्फ ये कि रफ़ी साहब के बड़े परस्तार हैं, बल्कि अक्सर व बेशतर रफ़ी साहब के नाम पे बड़े अच्छे प्यारे शोज़ भी करते रहते हैं। ये हैं बीनू नायर जी, रफ़ी फाउंडेशन बॉम्बे चैप्टर या मुंबई चैप्टर। याद आ गया, ये एक बड़ी हसीन शुरुआत थी। रफ़ी साहब के चाहने वाले यूँ तो हर जगह पे फैले हुए हैं, लेकिन रफ़ी फाउंडेशन का ये जो मुंबई चैप्टर है, जिसकी शुरुआत बीनू नायर जी ने किया था, यहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ कि हर शहर में एक एक चैप्टर खुलते गए। रफ़ी फाउंडेशन बेंगलोर, फिर उसके बाद में और कई बहुत सारी जगहों पे। तो ये मैं चाहूँगा कि ये सारी बातें बीनू जी खुद अपनी ज़ुबान से बताएं। तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आपके सामने बीनू नायर भाई भी मौजूद हैं। बीनू भाई नमस्कार। भाई, आज आपकी ऑडियंस आपके सामने है, तो अपनी ऑडियंस से आप जो कहना चाहें वो कहें। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि रफ़ी साहब की मोहब्बत का सिलसिला क्या था, क्योंकि मैंने सुना कि आप की जो शुरुआत हुई थी वो किशोरदा से हुई थी। ये तो ज़माना ऐसा था कि राजेश खन्ना का गाना गीत जो है चल रहा था, बहुत चल रहा था जी। तो हम लोग गुनगुनाते थे। लेकिन जब हमारे 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में फ्री पीरियड होता था तो रफ़ी साहब के गाने एक साइड से उभरता था। 69 में प्रिंस हो या हाथी मेरे साथी हो, आन मिलो सजना, आया सावन झूम के, ये सब गीत जो है क्लास में बरसता था हमारे स्कूल में फ्री पीरियड में। हाँ। और बच्चे क्या ठीक गाते थे, वही सुर में मेरे हुजूर, हाई पिच रुख से ज़रा। तो हमको किशोरदा के भी गाना अच्छा लगते थे। लेकिन जब मैं घर पर कभी बात हुआ सिस्टर के साथ, सिस्टर बोला रफ़ी साहब इज ए बेटर सिंगर than Kishorda. This is on record. So I started listening to Rafi Saab old song Baharo Ful Barsao और तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लग जाए. These two songs were enough to judge and say that Rafi Saab is much better. जी. But then Kishorda had his own style. So to be fair, I became a Rafi Saab lover. एंड इन माई हाउस ऑलवेज सैगल साहब का गाना बजते थे। डैडी का इंटरेस्ट तलत साहब का बजते थे। आज भी मैं तलत साहब का और सैगल साहब का फैन। लेकिन रफ़ी साहब है इज यूनिक। एक साइड एक कॉइन में रफ़ी साहब है, बाकी दूसरे साइड में सब सिंगर्स को रख दो। रफ़ी साहब का वो जोनर है, वो क्लास है। एंड वी स्टार्टेड गोइंग इनटू रफ़ीइज़्म। लाइक रफ़ी साहब के कितने गाने हैं, रफ़ी साहब के रेयर गाने कभी है। और मुझे याद है 1977 में जब रफ़ी साहब का कॉन्सर्ट चंद्रमुखानंद हॉल में रफ़ी साहब नाइट की, वी वेंट देयर। 10 रुपए का टिकट था साहब। अच्छा। 10 रुपए का टिकट। 1977 समवेयर इन मार्च अप्रैल। वो टाइम पर हम हुक्ड ऑन टू some of the playback singers because of Salil Chaudhary night, which my family organized, the railway union, they organized. तो रफ़ी साहब सामने से आके जैसे कार से, he came 1 hour before the rehearsal. उनके खुद के गाना गाने के लिए रफ़ी साहब 1 घंटा पहले चंद्रमुखानंद में आया. He was looking like a prince and he was sitting like this when the car was about to stop, and when I looked at him, we exchanged our आइस, एक झलक जो बोलती है जी. तो सेकेंड दैट वाज इनफ. बट देन शो जब शुरू हुआ रफ़ी साहब का, माय गॉड, यू कैनॉट फॉरगेट दैट सॉन्ग्स रफ़ी साहब sang. जॉनी विस्की वाज द कंपेयर. ही सेड अभी धर्म जी के लिए गीत रिकॉर्ड किया है, वो गीत रफ़ी साहब गाएंगे. एंड रफ़ी साहब वाज कमिंग बैक इन 76. मैं जटी यमला पगला दीवाना. जब गाते गाते सेकेंड स्टैंस में रफ़ी साहब ने 2 बार विस्लिंग की, तो टूट पड़ा पब्लिक के आवाज से. वाह वाह वाह.
उसके बाद मुझे याद आ रहा है कि रफ़ी साहब ने यूजुअल अपने गाने गाए, 16 गाना गाते थे, खुद रिहर्सल करते थे, लेकिन वो दुनिया के रखवाले में फुल थिएटर में साइलेंस, महल उदास और गलियां सुनी, फुल पिन ड्रॉप साइलेंस में आवाज को नीचे किया और फिर उठाया, इट सीम्स द रूफ विल ब्लो अवे। सो ये किस्सा चलता रहा रफ़ी साहब के साथ। एक मौका, एक स्क्रीन में जब उनका हर हफ्ते में 2 फोटो होता था फिल्म लॉन्च का, तो हम लोग छोड़ते नहीं थे। तो ये था रफ़ी साहब का प्यार, इट वेंट ऑन डेवलपिंग जी। देयर इज नो अदर वे दैट इट कैन गो डाउन। तो ये प्यार जो था डेवलप होते 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 एक ऐसे मकाम तक पहुंचा कि जब आपने रफ़ी फाउंडेशन की स्थापना करने की बात सोची, ये कब हुआ? फिर हम ये किस्सा चलता गया। फिर 1980 में देयर वाज अ सैड डिमाइज एंड पीपल लॉस्ट इंटरेस्ट इन म्यूजिक। रफ़ी साहब गया, म्यूजिक समझो गया, हाँ। समझो गया। फिर हम दुबई चले गए, वहाँ पर रेडियो में रफ़ी साहब के जो फ़ारूक उपकार नाम याद आ रहा है, हम FM अजमान 10 से लेके 11 या 12 बजे तक रफ़ी साहब के गाने बजाते थे और हमसे पूछते थे कौन सा गाना सुनोगे। फुल दुबई में रफ़ी साहब के गाने बजाते थे फ़ारूक उपकार, आजकल USA में है, आपको पता होगा जी। तो ये सब सिलसिला चलता रहा। जब कंपनी ने मुझे दुबई से यहाँ पर ट्रांसफ़र किया, मार्केटिंग जॉब में था, तो हमने बोला ये मौका है रफ़ी साहब का प्यार जताने का, हाँ। कुछ करने का, मार्केटिंग का यूज़ करना, नॉलेज यूज़ करना, और ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजर ही ये कर सकता है। बिल्कुल। फाउंडेशन कौन बनाता है? ही शुड बी knowing the subject well. Correct. So I think I was good in interaction because of the marketing jobs I held, and the organizational thing which I have done in a few places. I said this is the right thing to form a foundation and bring all the Raffi Saab lovers on a common platform. अभी तो बहुत हर एरिया में रफ़ी साहब लवर है, लेकिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म जहां लोग आके एक्सप्रेस कर सके। फिर हमने ये शुरू किया तो बहुत जगह से रफ़ी साहब के दोस्त लोग, कैलिकट से अहमद भाई फ़ोन किया, दिल्ली से चैप्टर बन गया, कैलिकट में सबसे बड़ा चैप्टर बन गया। अच्छा। अहमद भाई का मैं जिक्र करूंगा, जो रफ़ी साहब के साथ हर हफ्ते में मिलते थे, गाने एक्सचेंज करते थे। उन्होंने एक ही रिग्रेट मुझे फ़ोन करके बताया, बेटा सन करके मलयालम में, ही इज बेस्ड इन कैलिकट, ही वॉज ए मोस्ट वेरी पॉपुलर पर्सन इन द फील्ड। मन्ना डे, तलत साहब, नौशाद साहब सब कैलिकट में उनके पास ही रहते थे, और रफ़ी साहब तो कितने टूर किया कैलिकट में, दैट इज फेमस। तो उन्होंने एक रिग्रेट बोला, बेटा हम बहुत साल रफ़ी साहब के साथ बैठा, सुबह 8 बजे 9 बजे उनके साथ, उनके बेडरूम में भी उनके साथ साथ, लेकिन हमने वो काम नहीं किया जो आपने किया। ही वॉज कॉम्प्लीमेंटिंग मी कि आपने नहीं, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि ये जो आपने जो चैप्टर का सिलसिला शुरू किया, ये जो रफ़ी फाउंडेशन आपने बनाया, इट वाज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसके पहले शोज़ हो रहे थे, प्रोग्राम्स हो रहे थे, लेकिन इस तरह से एक प्लेटफॉर्म को बनाना, इसकी स्थापना करना, दैट वाज ग्रेट थिंग। और फिर एक तरह से आपने सिर्फ स्थापना नहीं किया, बल्कि आपने लोगों को इंस्पायर किया, दूसरे सिटीज़ के लोगों को आपने इंस्पायर किया कि आपके इसी जो है फुट स्टेप पे वो लोग भी आगे बढ़ें। और उसके बाद फिर तो ये चीज़ जो है ये और भी फैली, लेकिन वो कहते हैं ना कि श्रेय तो आपके सर पे ही जाएगा। और ठीक है, आई डिड ए स्मॉल थिंग, वेरी स्मॉल थिंग, दैट वाज माय लव टू द ग्रेट रफ़ी साहब जी। छोटा सा काम किया, कोई आई डोंट टेक क्रेडिट। नहीं तो काम करके आप अब तो रुके नहीं ना, अभी तो आपके सामने अभी बहुत सारे काम है, तो अभी नेक्स्ट आप क्या करना चाह रहे हैं इस सिलसिले में? इसके पहले 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में हुआ कनेक्टेड टू रफ़ी साहब। जैसे मैं दुबई से आया, मैंने एक राइटअप लिख दिया। ओके। दैट राइटअप बिकेम ए वाइल्ड फायर इन मुंबई मिरर, आई थिंक December 24th। ओके। बड़ा आर्टिकल विच वॉज और रेयर। रफ़ी साहब के बारे में जल्दी मेन लाइन न्यूज़पेपर नहीं छापता था या लिखते थे, वॉट एवर रीजन्स।
So they published. I gave it to Times of India at 4 o'clock. 5 o'clock, I got a call. We are taking the article. क्या बात है। Huh. And it came. So it went to my classmates who are settled in Bangalore. अच्छा। उधर बन गया फाउंडेशन। तो my classmates को साथ में लाया, दोस्त लोग को साथ में लाया। तो ये आर्टिकल हेल्प मी टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस। व्हेन आई वेंट टू, मुझे पता नहीं था कि रफी साहब का घर कहाँ पर है। मैं गया, एक रेस्टोरेंट में गया, किसी ने बोला रेस्टोरेंट में जाओ और उधर वो बताएगा आप रफी साहब का घर किधर है। मुझे कुछ पता नहीं था बिकॉज 20 years आई वॉज इन दुबई। तो वो एक इंसिडेंट, न्यूज़पेपर एंड गोइंग टू रफी साहब हाउस अगेन पुट मी, गिव मी विटामिन डी। इग्नाइट हो गया। इग्नाइट एकदम इग्नाइट। आर्टिकल आया, फिर मज़ार पे गए। अच्छा। मज़ार पे हम लोग 12 लोग बैठे, यार कुछ काम करते, चलो फाउंडेशन प्लेटफॉर्म बनाते। हम लोग सब आते ही जाते आते, तो ऐसा फाउंडेशन बन गया। तो ये बन गया और बस सिलसिला आगे बढ़ता गया। तो एक शो लगाया। हाँ। अच्छा, तो मैं जब परमिशन के लिए गया चैरिटी कमिश्नर के पास, मैं ट्रस्ट बना रहा हूँ, उनका फैमिली मेंबर कोई मेरे से, मैं बिल्कुल नया हूँ, बिल्कुल 15 साल हो गया ये। तो कमिश्नर ही लुक्ड एट मी, असिस्टेंट कमिश्नर लुक्ड एट मी, ऐसा एक बार देखा, ऐसा देखा, साइन। हमारा काम किधर भी जाएंगे वो साइन कर दिया, ट्रस्ट बन गया। I never expected that it is easy to make a trust is not easy without a family member. लेकिन ये जनाब का नाम जहाँ जाता है, ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं, क्या करते हो, म्यूजिक में है रफी साहब। एक काम है ना, ये जैसे चक्कू केक में लगता है वैसे लगते गए। ये 2 इंसिडेंट मेरे लाइफ में अच्छे से हुआ है। थर्ड इंसिडेंट, भारत रत्न। वी अरेंज एवरीथिंग। सुशील कुमार शिंदे वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड, और वो इंटरेस्टेड था। हम लोग कनेक्शन कोऑर्डिनेट शायद नहीं किया होगा। ही वॉज रेडी टू गिव ए प्लॉट ऑफ लैंड इन बैंड्रा एंड गिव रफी साहब द भारत रत्न इन 2013। ओके। हुआ नहीं। तो ये सब बातें होती रही और हम भारत रत्न के लिए अभी ट्राई कर रहे हैं रफी साहब के लिए। तो वो क्या बात हुई थी जो आपने बताया कि सुशील शिंदे जी तैयार थे, वो क्या था वो? नहीं, ही वॉज रेडी बिकॉज हमारे दिल्ली टीम जो है, रहेजा साहब जो है, वो सुशील कुमार शिंदे इज ए फैन ऑफ रफी साहब, बिग फैन। ही सेड हाँ देंगे ना, उसमें क्या है, प्लॉट भी देगा। तो क्या चीज बाधा बन गई जिसकी वजह से फिर उनके बच्चे लोग बिजी हो गए, यानी कि फैमिली बोले उनको लेके आओ, हम उनको देंगे ना, हम फाउंडेशन बिनो नायर को नहीं देगा, वो स्कैंडल हो जाएगा। लैंड जो देना है वो हम फैमिली को देंगे। तो बिकॉज ऑफ सम इश्यू दिसंबर में ये लोग सुशील कुमार शिंदे को मिलने गए नहीं। दिसंबर में सब बिजी होते, बिजी काम पे लगा दिया था हमने, सब जगह शो होने लगी थी, है ना, दिसंबर लास्ट वीक में। तो दिस फैमिली कुड नॉट गो देयर। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गया, उसके बाद LK आडवाणी साहब, ये होम मिनिस्टर, अपने अभी का होम डिफेंस मिनिस्टर, ये हर साल बॉम्बे में आके रफी साहब का हुई शो में 1-1 घंटा भाषण देते कि रफी साहब जैसा कोई नहीं। तो हमने कहा यार भारत रत्न तो दे दो, तो अभी वो कंसिडरेशन में है। ओके, है ना। तो इस बार का जो भारत रत्न दिया गया, ऐसे तो दिया जाता है 3 लोगों को, लेकिन इस बार 5 लोगों को दिया गया। हाँ। और 5 लोगों को जो दिया गया उसमें फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी नहीं था। हाँ। इसमें एक जो थे वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। हाँ। और 4 जो थे वो पॉलिटिक्स से थे। तो आपको लगता है कि अब भारत रत्न मिलने की कोई उम्मीद है रफी साहब के लिए उम्मीद इन तो दिस प्रेजेंट सिनेरियो? नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स ए डिफिकल्ट थिंग नाउ, बट नॉट इनसरमाउंटेबल। नामुमकिन नहीं है, अभी भी ही इज द राइट कैंडिडेट फॉर नो, बिकॉज अगर हम भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न उन लोगों को दिया जाता है कि जिनका योगदान पूरे भारतवर्ष के लिए हो। हाँ। वही भारत रत्न हो सकता है। हाँ। किसी प्रांत के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो उसको तो हम भारत रत्न नहीं दे सकते, उस प्रांत के लिए दे सकते हैं। हाँ। कि उसने उस प्रांत के लिए क्या, उस स्टेट के लिए किया है। हाँ। लेकिन हम पूरे भारतवर्ष का जो अवार्ड है वो तो नहीं दे सकते। लेकिन इस बार के भारत रत्न में एक अवार्ड ऐसा भी था कि जो बिहार के 2 बार के चीफ मिनिस्टर, उनको दिया गया। तो
ये चूंकि रफ़ी साहब का ये जो साल है 2024, ये हम लोग 100 साल इनका पूरा हो रहा है इनके जन्मदिन का, तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद रफ़ी साहब को इस साल उनके 100वीं सालगिरह के मौके पे भारत रत्न से नवाजा जाएगा, उसकी तैयारियां होंगी। और देश भर में हर जगह पे लोग यही आंखें बिछाए बैठे थे कि इस साल तो हमारी सरकार जो है वो ज़रूर से ज़रूर रफ़ी साहब को भारत रत्न देगी। तो अब जबकि ये डिक्लेयर हो चुका है, तो फर्दर क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। 99 इयर्स था जब लास्ट टाइम जनवरी में किया, इट वाज 99 इयर्स। अभी 100 इयर्स होने वाला है ओके 2024 में। ठीक है। तो वी कैन स्टिल मेक ए रिप्रेजेंटेशन। हो सकता है, देखो ये पॉलिटिकल अवार्ड है थोड़ा बहुत, तो एक्चुअली तो ये जो भारत रत्न अवार्ड है, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल अवार्ड, ये सिविलियन अवार्ड था। नहीं, वन सेकेंड, आई विल वेलकम टू दैट। इट्स ए पॉलिटिकल डिसीजन। हाँ, It's a decision by the If it was not a political decision, if it was a academic, intellectuals and a committee does it, Rafi Saab would have got it much before, much before, without making any controversy. We think that December this time 100 years होने वाला है, centenary year में Rafi Saab will be given भारत रत्न अवार्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनको अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं है ना, उम्मीद तो है। अच्छा। और एक सेक्शन ऑफ द पीपल से रफ़ी साहब को क्या फर्क पड़ता है, वो तो सबके दिल में है। ये देखिए, ये जो है ना, ये रफ़ी साहब को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये फर्क जो पड़ेगा रफ़ी साहब के चाहने वालों को पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ, क्योंकि अब रफ़ी साहब को भारत रत्न दिया जाए ना दिया जाए, या उन्हें विश्व रत्न कहा जाए, या वो दिलों में रहते हैं, वो तो एक अलग सी बात है। लेकिन फिर भी क्या है कि जब कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है तो वो ज़रा उसकी फील अलग होती है। तो हम जहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं कि लगता है कि यार इनका जो योगदान, इसके मुकाबले में तो रफ़ी साहब का योगदान कई गुना ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को जब दिया गया तो फिर अब तक ये वंचित क्यों? नहीं, दे हैव द अवार्ड्स हैव इंजर्ड द रफ़ी साहब लवर्स, इंजर्ड रफ़ी साहब लवर्स, बिकॉज जो रफ़ी साहब से बहुत लेवल के नहीं है उनको भी दिया जाता है। एंड हमारे न्यूज़ व्यूज से, वी आर जर्नलिस्ट, वी टॉक टू, हमको पता है कि कौन कहाँ पर इन्फ्लुएंस करके अपने लिए घर में अवार्ड लेकर गए, हमको पता है। करेक्ट, बिल्कुल सही। हाँ, रफ़ी साहब का लेवल बहुत ऊपर है। जब उनका कलीग को दे सकता है, कलीग्स जो साथ में काम किए, हाँ, उनको बार बार अवार्ड, बार बार लैंड दिया। अभी बॉम्बे यूनिवर्सिटी के उधर एक सिंगर को अभी अवार्ड लैंड दिया। थाना में उनके बारे में एक बड़ा स्टैचू और कुछ बन रहा है। सॉरी, रफ़ी साहब का लेवल इज टू हाई। ईयर आफ्टर ईयर वी वर एक्सपेक्टिंग रफ़ी साहब का कम से कम कुछ जिक्र होगा, नॉमिनेशन होगा, बातचीत होगा। राजनाथ सिंह कितने बार यहाँ पर आया, जो भी मिनिस्टर्स हर साल में दिसंबर में आते और स्पीच देते 1 घंटा। रफ़ी अडवाणी साहब ने बोला हमने 24 बार बैजू बावरा देखा। रफ़ी साहब का तो फैन हम कॉलेज में थे, जभी से हम रफ़ी साहब के फैन हैं, कौन फैन नहीं है। तो थोड़ा इंजरीज हुआ है, ईयर आफ्टर ईयर वी वर लुकिंग। अभी तो हमारा भी इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन विल कीप ऑन ट्राइंग फॉर द बात होता है। नहीं तो जब बीइंग अ जर्नलिस्ट अगर आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे भी थोड़ी सी उम्मीद अब फिर से जाग रही है कि ऐसा लगता है कि शायद इस बार रफ़ी साहब के चाहने वालों के लिए, क्योंकि एक चीज़ तो अपनी जगह पर तय है कि ये फैक्ट है कि रफ़ी साहब को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कितने लाख लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, गर्व आ जाएगा कि आखिरकार रफ़ी साहब को उनका हक, उनका अधिकार मिल गया। बिल्कुल, पीपल विल से वो यस, ले बेटर ले देन एट लास्ट मिला। चैन का सांस होता है ना, एक चैन की सांस ले। हाँ, they will celebrate sigh of relief all over the world. बिल्कुल, you know, and Rafi Saab, if he was born in London or US, he would have been knighted. बिल्कुल, क्योंकि रफ़ी साहब का टाइप के गाने जो, ठीक है, he was like a पैगंबर, I should say. रफ़ी साहब का एक क्वालिटी था कि आपके पास अगर 100 रुपया है, वो
पूछते भी थे भाई आप कितना अफोर्ड कर सकता है, 100 रुपया है। तो उनका नेक्स्ट डिलीवरी होता था डायलॉग, पेटी निकालो, पेटी निकालेंगे, थोड़ा रिहर्स करेंगे, गाना अच्छा है, अच्छा आगे बढ़ो, हम गाएंगे, चलो आके 3 गाना रिकॉर्ड होते थे रफ़ी साहब का एक दिन में। तो आते थे, 1 घंटा देखते थे, गाना गा लेते थे, और पैसे मिला तो ठीक, नहीं मिला क्योंकि ही वॉज सिंगिंग फॉर द कंपोजर्स फैमिली, कि उनका घर चलेगा आज, सही, घर में रोटी, आज इनका चूल्हा जलेगा, सही, बस मिले नहीं मिले वो दूसरी बात है ना। तो रफ़ी साहब पहले आपकी कॉलेज लाइफ में पसंद बने, बाद में आपकी पैशन बने, उसके बाद फिर उनकी मोहब्बत आपका ऑब्सेशन हो गया। तो अभी आने वाले दिनों में रफ़ी साहब के लिए आप क्या करने का प्लान कर रहे हैं? अभी तो बस अच्छे अच्छे शो, उनका रेयर गाने जो है लोगों तक पहुंचाना। देयर इज एक ऐसा है ना, रफ़ी साहब का एक फैमिली है, वी कॉल आवरसेल्व्स द रफ़ी क्लैन। तो ये क्लैन दे वांट द रेयर सॉन्ग्स, सो ये गाने हम कलेक्शन करते हैं, उनको हम देते हैं, और जो जो रफ़ी साहब के अच्छे अच्छे लवर्स है उनको मैं एक इंडिया में एक लिस्ट बनाकर इनको ऑनर करना है। क्या बात, ऑनर करना है कि यू आर given this great honor of certificate, you know, and on behalf of something like a doctorate, so that he'll be proud. मैं चाहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप एलाबोरेट कीजिए, थोड़ा सा इससे आप एलाबोरेट कीजिए। मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग रफ़ी साहब के बारे में डेडिकेटेड काम करते हैं, जैसे कि गाना गाते हैं, लेकिन उनका रेयर वर्क्स और उनका जो मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो ये काम एक मिशन के तौर पे करता है। दे शुड बी हॉनर्ड एंड उनका काम जो है आगे लेके जाना है। लाइक रेयर सॉन्ग्स कलेक्ट करते हैं, रफ़ी साहब के बारे में लिखते हैं, उनका आर्टिकल्स, उनका फोटोग्राफ्स, उनका इसे मैडनेस, इट्स अ मिशन। तो उसमें क्या है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, और उनको सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना बल्कि उनको सम्मानित करना, कि जिस तरह से लोगों को डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, PhD की डिग्री मिलती है, वैसे ही रफ़ी साहब की सर्विसेज के लिए उन लोगों को सम्मानित फॉर इंटरेस्ट, पैशन एंड डेडिकेशन, ऐसे लोगों को हम लोग एक अच्छा सर्टिफिकेट देंगे, ऑनर करेंगे, जी, ताकि वो भी उनके एक प्राइड ऑफ प्लेस में रहेगा। रफ़ी साहब के कितने लोगों के पास रफ़ी साहब के फोटो है घर पर, और उमेश मखेजा मुझे बता रहा था, अपना अनदर बिग लवर फ्रॉम अहमदाबाद, के कितने लोग फोटो रखकर उनका पूजा करते हैं, एंड दे लिव ए चेस्ट लाइफ लाइक रफ़ी साहब। करेक्ट। द आइडिया इज टू फॉलो रफ़ी साहब इन वर्ड एंड डीड। गाना तो गाते थे, लेकिन इंसान, ह्यूमैनिटी क्या था वो लोग फॉलो करते हैं रफ़ी साहब को जी, कैरेक्टर बिल्डिंग, एंड उसी के लिए हम बोलते हैं कि रफ़ी साहब पैगंबर है, एक पैगंबर जैसा, ही इज डिवाइन, ऐसे भी लोग बोलते हैं। मुझे भी लगता है बहुत बार जी, क्योंकि जब ये गाना गाते थे, ये गाना इतना इजीली ही यूज्ड टू प्रे एंड सिंग द सॉन्ग, और उनका एक ये था कि कैरेक्टर इतना बढ़िया था कि किस पर भी नाराज नहीं होते थे, और लाइक ए पायस मैन ही यूज्ड टू कम एंड ही यूज्ड टू, कोई पारसी प्रीस्ट को मिल गया, बोला अरे आप पारसी प्रीस्ट है, आप तो रोज आते हैं हमको, आई वॉज नॉट नोइंग यूर ए प्रीस्ट, उसको प्रणाम किया, उससे आशीर्वाद लिया रफ़ी साहब, बिकॉज ही इज टू लाइक ऑल रिलीजन, और सब रिलीजन के लोग को और गाने कितने अच्छे गए, जैसे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लिफ्ट में गया रफ़ी साहब, 1 रुपया सबको, वो लिफ्टमैन को दिया 1 रुपया, और थिएटर अपना स्टूडियो में गए, सबको प्रणाम किए, और ये गाना गा लिया नडेलवाला का नया रास्ता, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। 76-77 मुझे ईयर याद नहीं, उसी टाइम का है। हिज फीस वॉज 10,000। दैट 10,000 ही गेव टू द लिफ्टमैन, बिकॉज घर में शादी था लिफ्टमैन के एक डॉटर का, लिफ्टमैन को ऐसे दे दिया फुल अमाउंट, हु डज इट,
आज का अमाउंट क्या रहेगा? 10,000 ऑफ दैट टाइम विल बी जाहिर सी बात 10 lakhs हाँ। मे बी। आराम से। तो दिया, और वो लिफ्टमैन, आई फाउंड हिम एट द मज़ार व्हेन रफी साहब died. He was crying there and he was telling this to, no one knew this story कि रफी साहब ने उसका 10,000 दिया, 2 बच्चे का शादी किया। He was weeping and ऐसे कितने स्टोरीज है कि he used to support families with money and this, उसके लिए उनका नाम इतना रोशन है। और सबसे मज़े की बात यह है कि फ़नकार एक से एक बड़े से बड़े फ़नकार आए हमारे देश में और लोग उन्हें सुनते हैं प्यार से, लेकिन अक्सर ये देखा गया कि रफ्ता रफ्ता उनके जाने के बाद या ऐसा भी हुआ कि फ़नकार तो ज़िंदा है लेकिन उन्हें लोग भुलाने लगते हैं, भूल जाते हैं, भूलने लगते हैं। लेकिन रफ़ी साहब का नाम एक ऐसा नाम है कि उनके जाने के 44 ईयर्स के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनके गाने सुनते हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, हमारे यहाँ इस्लाम में अज़ान जो होती है 5 वक्त होती है। अज़ान के बारे में एक रिसर्च से ये बात सामने आई कि पूरी दुनिया में 1 सेकंड के लिए भी अज़ान की आवाज़ रुकती नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे अज़ान होती है। तो दुनिया का एक पल भी जो है वो अज़ान की आवाज़ से खाली नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि उसी तरह से अगर अज़ान के बाद अगर कोई आवाज़ है तो वो रफ़ी साहब की आवाज़ है, इस तरह से गूंजती है कि आपको पूरे दिन में कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में आपको रफ़ी साहब का कोई ना कोई गाना, कोई ना कोई सुनने को मिल जाता है। तो हर गुजरते हुए दिन के साथ उसकी पॉपुलरिटी भी उनकी बढ़ती चली जा रही है। और आज तो आपसे जो बातें मालूम हुई, ख़ास तौर से ये जो आपने लिफ्टमैन की कहानी बताई, ये बहुत ही अछूती कहानी और वाकई में इस कहानी को कोई नहीं जानता। आपने आज अपनी ज़ुबान से ये बताया। वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की गाने की रिकॉर्डिंग थी, ये सही है। तो अगर अब हमारे दर्शकों के लिए कुछ पैगाम आप देना चाहें, कुछ कहना चाहें तो। देखो, रफ़ी साहब को थोड़ा फॉलो करके अगर उनका लाइफ के बारे में सीखे तो हमारे में बहुत सारा ईगो हमारे में जो है का लोगों को रेस्पेक्ट करने का, वो हम रफ़ी साहब से सीख सकते हैं। उनके गाने में है पेट्रियटिज्म है, उनके गाने में हर मूड का फिलॉसफी उनके गीतों में है। लेकिन हम थोड़ा भी कुछ फॉलो करेंगे 5% 10% तो हम हमारे काम में कामयाब भी होगा और हमको लोग और प्यार करेंगे। क्योंकि आपका प्रोग्राम इज़ ऑलवेज इंफॉर्मेटिव और आप फैक्चुअल बात पेश करते हैं जी कुछ। और आपका एक क्वालिटी है कि यू नो एवरीबॉडी रफ़ी साहब लवर्स इन द वर्ल्ड, यू नो, जो भी जहाँ पर भी हो, जिसका भी नाम लो, बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट टू रफ़ीज़म, यू नो एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एंड यू डोंट डू कंट्रोवर्शियल थिंग्स। कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना, नहीं, वो एज इट इज। देखिए, यहाँ पे क्या है कि मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत पेश करता हूँ रफ़ी साहब से। मुझे लगता है कि और हम रफ़ी साहब को क्या दे सकते हैं, लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल था, उनकी जो ज़िंदगी ने हमको सीख दिया, उसको हम जितना फैला सकें। और वही है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। रफ़ी साहब ने भी गाया था ना, मेरा पैगाम मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। तो बस वही है कि हम लोग चूँकि रफ़ी साहब के फॉलोअर हैं तो चाहते हैं कि रफ़ी साहब की तरह सोचें, उनकी तरह ही ज़िंदगी गुजारें। और ये फैक्ट है, ये आपने सही कहा कि जब से मैंने रफ़ी साहब के ऊपर बहुत फोकस किया तो मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए। जो एक गुस्सा होता था या किसी बात पे मैं चिढ़ जाता था, नाराज़ हो जाता था, तो मैं थोड़ा सा उसमें बिल्कुल डिफरेंट हो गया कि छोड़ो यार, दरगुजर करते हैं ना, क्या है, जो सच्चाई है वो तो फिर सामने आ ही जाएगी, तो क्या दरकार, इनके मुँह लग के फ़ायदा क्या है। तो आज हम बातें कर रहे थे बीनू नायर साहब से और देखा कि आज की ये गुफ्तगू जो है, हमने तो अपने हिसाब से बहुत अच्छी बातें कही, अच्छी गुफ्तगू रही। अब आज का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगता है, इसका फ़ैसला आप लोगों को करना है, कमेंट में बताना है, कॉल भी करना है, व्हाट्सएप भी करना है। मैं तो आप लोगों के लिए आपके सामने हूँ। तो इसी तरह से मिलते रहेंगे और दुआ कीजिए कि आने वाले दिनों में बीनू नायर साहब भी रफ़ी साहब के लिए बेहतरीन से बेहतरीन न सिर्फ ये के काम करते रहें, बल्कि वो जो भी प्रोग्राम करें वो प्रोग्राम कामयाब रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार। शुक्रिया, आप कलकत्ता से आए और यही सब अच्छे काम के लिए टाइम बिता रहे। आप आए, हमेशा हम लोग है यहाँ। बस अपनी ज़िंदगी ही यही है, इसी सफ़र में बस है। बिल्कुल। तो खुदा हाफिज़, गुड नाइट।